जैसा मैंने बताया कि आज जिस स्थान पर मैं आया हूं, ये स्थान कोई मेरे लिए नया नहीं है। यमुनानगर जिला, जगाधरी का शहर हो, यमुनानगर शहर हो, चाहे सरस्वती नगर हो, बिलासपुर हो, सढौरा हो, रादौर हो, और चाहे दूर दराज के गांव हो, इस इलाके में मेरे सार्वजनिक जीवन का सबसे ज्यादा समय लगा है। सबसे ज्यादा अगर हरियाणा में मैंने समय लगाया है तो इस इलाके में लगाया है, जब घर परिवार छोड़ करके और समाज सेवा के लिए निकला था। उस समय के यमुनानगर के वो 6 साल का अनुभव बहुत ही मेरा अनुभव, जिसको कहना चाहिए खुशी भरा, एक निराला, एक जीवन में उत्साह भरने वाला ऐसा अनुभव। अगर मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, जब मैं यहां से जाने के बाद दूसरे क्षेत्र में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, उस इलाके में गया, तो एक दिन, उस समय तो कोई गाड़ियां वाहन भी नहीं थे, हमको बसों पर चलना पड़ता था। बस निकल गई देर से और कोई बस थी नहीं। एक ट्रक वाले को हाथ दिया, मैंने कहा भी मुझे लेके चल, रोहतक तक लेके चल, महेंद्रगढ़ से चलना था। रास्ते में परिचय होने लगा, भाई कहाँ के रहने वाले हो? कहने लगा मैं जमुनानगर का रहने वाला हूं। अब उसको पता नहीं था कि मैं आगे क्या पूछूंगा। मैंने कहा अच्छा जमुनानगर में कौन से मोहल्ले के हो? क्योंकि यहां तो मोहल्ला मोहल्ला जानता हूं मैं। कह रही जी जमुनानगर तो नहीं, थोड़ा सा आगे। मैंने कहा थोड़ा आगे कहां? जगाधरी। कहने जी छछरौली ओड़ी। फिर भी उसने ये नहीं कहा छछरौली, छछरौली ओड़ी। मैं समझ गया कि छछरौली की तरफ। मैंने कहा भी छछरौली की तरफ तो आगे खिजराबाद उस समय ज्यादा नाम प्रसिद्ध था, अब तो प्रतापनगर हो गया, या कोट की साइड में। कहने लगे जी आप कोट जानते हो? मैंने कहा हाँ, मैं लेदा, लेदी, कोट, कोट बसावा सिंह, कोट सरकारी, ये सब जानता हूं। कहने लगे कोट से भी थोड़ा सा आगे। मैंने कहा आगे तो नगला नगली है। कि जी और थोड़ा सा आगे। मैंने कहा आगे तो वो गांव एक था, उसका नाम मुझे याद था, आगे तो छोटा सा एक गांव है मध्यपुर, बिल्कुल हिमाचल के बाउंड्री पर है, पहाड़ के अंदर है, सड़क नहीं जाती। मैंने कहा तो मध्यपुर है। कहने लगा हाँ मैं मध्यपुर का रहने वाला हूं। यानी 100 परिवारों का वो एक गांव है, छोटा सा, झोपड़ियां हैं वहां, कोई मकान भी पक्का उस समय तो नहीं था, आज तो बन गए होंगे, आज तो बता रहे वहां सड़क भी बन गई है। लेकिन वो बड़ा हैरान हुआ कि यहां महेंद्रगढ़ में और मेरा मध्यपुर का नाम ये जानता है, व्यक्ति कौन है। बातचीत चली, खैर विषय खत्म हुआ, तो ये अनुभव ऐसे ऐसे इस इलाके के साथ जो मेरा एक लंबे समय का अनुभव है, इसके साथ हमेशा जब भी कोई बात आई है आगे बढ़ करके हम लोगों ने किया है। यहां पर लगातार मेरा दौरा हुआ है, जब भी जो बातें यहां के लोगों ने बताई वो सारी पूरी की गई। और आज भी सब हमारे वक्ताओं ने, हो सकता है मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने भी वो बातें की होंगी, लेकिन हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, इन्होंने तो सब कहा ही है कि ये सारे काम करने हैं। मित्रों कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो बातें अंत में बताऊंगा, नहीं तो फिर आप सुन करके कहेंगे हमारा काम तो पूरा हो गया इसलिए चलो। इसलिए पहले तो मैं इस सारे इलाके के बारे में ये भी जानता हूं कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक इलाका है। चाहे यहां सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, आदि बद्री है, चाहे लोहगढ़ का स्थान है, चाहे कपाल मोचन है, चाहे साधु डेरा जिसका नाम अब सढौरा है, उसकी बात हम कहें, जगाधरी, यमुनानगर के आसपास बड़े ऐतिहासिक स्थान भी हैं। तो उन सब स्थानों के बारे में हम सब लोगों को जानकारी है, लेकिन उसका महत्व आज जो देश और दुनिया के लोग जानते हैं, उसका महत्व शायद हमारे लिए उतना बड़ा महत्व उसका नहीं होता है। तो इसलिए उन स्थानों के महत्व को समझते हुए हमने उनका भी विकास करना है। लोहगढ़ का किला, बंदा वीर बैरागी 7 साल तक उनका वो किला रहा। उन्होंने यहां देश विरोधी ताकतें जो थी उनका मुकाबला किया। तो इस प्रकार से इन सारे स्थानों के ऊपर यहां आना जाना हमारा सबका है। ये एक औद्योगिक नगरी भी है। उस औद्योगिक नगरी के नाते हम जैसा देखते हैं, यहाँ पीतल के बर्तन हैं, यहाँ अपने स्टील के बर्तन हैं, यहाँ एल्यूमिनियम के बर्तन हैं।
या मशीनरी का भी भरपूर यहां उपयोग होता है। देश और दुनिया में सब जगह बड़ी बड़ी मशीनरी यहां से जाती है। यहां का किसानों का इलाका ये भी बहुत भरपूर, यानी एक उत्तम फसल पैदा करने वाला किसान वो यहां का किसान है। हमारे घनश्याम जी स्वयं एक बड़े किसान हैं। इनको भी जब भी कभी देश और में प्रदेश में किसानों के बारे में राय लेनी होती है तो जिन लोगों से राय ली जाती है हमारे घनश्याम जी है कि भाई खेती की बात करनी है तो उनसे करो। तो इसलिए इस खेती के संबंध में भी यहाँ गन्ने का, यहाँ गेहूं का बहुत बड़ा, और फिर फॉरेस्ट, इसका भी जो खेती है ये भी बहुत बड़ी मात्रा में होती है, जिससे प्लाईवुड इंडस्ट्री, ये भी हमारी पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़ी इंडस्ट्री प्लाईवुड की यहाँ है। तो मित्रों, यहाँ के किसानों के लिए बहुत काम ने किए हैं। आज मुझे एक नई और बात आपको बतानी है। यहाँ जो किसान बंधु आए हुए हैं, गेहूं का सीजन अभी समाप्त हुआ है। गेहूं के सीजन में इस बार संयोग से गेहूं का एक्सपोर्ट खुला हुआ था और गेहूं बाहर ले जाने के लिए व्यापारियों ने गेहूं खरीदना शुरू कर दिया था। कुछ गेहूं इस बार हुआ थोड़ा कम है, लेकिन एक संकट देखने को मिला कि कहीं अगर ज्यादा गेहूं बाहर एक्सपोर्ट हो गया तो हमारे देश का जो गरीब व्यक्ति है उस तक भी शायद हम गेहूं पहुंचा नहीं पाएंगे। ये एक बड़ी ऊहापोह चल रही थी। तो कुछ किसानों ने रोक के रखा होगा, कुछ व्यापारियों ने भी गेहूं रोक लिया होगा। उन्होंने जो एफसीआई की खरीद है उस खरीद में नहीं डाला होगा। केंद्र सरकार ने कल एक अब निर्णय लिया है कि हम अपने देश के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे। उसकी भूख की कीमत पर हम गेहूं एक्सपोर्ट करें, दूसरों की सेवा करें, यह नहीं हो सकता। इसलिए कल के शाम के निर्णय के से मैं आपको अवगत कराता हूं, गेहूं का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, ये बंद कर दिया है। ये बंद कर दिया है, केवल अपने देश के लोगों को गेहूं पहुंचना चाहिए। और उसके कारण से अभी हमारी मंडियां ये बंद हो गई थी, खरीद इसमें बंद कर दी थी, लेकिन कल से ये मंडियां गेहूं की खरीद के लिए 10 दिन के लिए फिर खोली जा रही। 25 मई तक जिन्होंने गेहूं बेचना है अपना, ये मंडियां फिर से खुलेंगी, एफसीआई फिर खरीद करेगी। ये एक जानकारी मैंने आपको देनी थी। मित्रों, इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमने सारे प्रदेश में कुछ क्लस्टर्स की, इंडस्ट्री के क्लस्टर बनाने की बात तय की है कि हर ब्लॉक में एक 50 से 100 एकड़ का एक एरिया लेकर के, और वहां जो नया उद्योगपति है, छोटा छोटा उद्योग चलाने के लिए लघु उद्योग एमएसएमई के द्वारा एक औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसलिए यहां भी हम कम से कम 4-5 ब्लॉक हैं, हर एक ब्लॉक में ऐसे 5 क्लस्टर बनाएंगे ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे किसान पुत्रों को भी, जिनके पास अब काम कम हो गया, उनको रोजगार के लिए ये हम बनाने वाले हैं। वो फिर लघु इंडस्ट्री में, चाहे वो प्लाईवुड का नक्शा यानी प्लाईवुड की इंडस्ट्री बनाए, चाहे बर्तन की इंडस्ट्री बनाए, जो भी उसको करना है वो सब करेंगे। जहां तक विकास की बात है, विकास पिछले 6-7 सालों में, अब कोई आंकड़ा निश्चित तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यहां नेशनल हाईवे वो अपने ढंग से विकास कर रहे हैं। यहां जो ईस्टर्न कॉरिडोर बन रहा है, कलकत्ता से लेके अमृतसर तक का जो मार्ग बन रहा है वो हमारे पास से जा रहा है। नेशनल हाईवे ने हमारा बाईपास बना दिया है। तो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इन बड़े बड़े आइटम्स पर भी लग रहे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार में भी पिछले कुछ वर्षों के अंदर जैसा बताया है कि किसी के साथ भेदभाव हम करते नहीं हैं। मैं अगर पिछले 3 साल का आंकड़ा बताता हूं तो इस इलाके के अंदर 1023 करोड़ रुपया इस जिले में हमने लगाया है, बिना किसी भेदभाव के। और विधानसभा के अनुसार अगर मैं बताता हूं तो 245 करोड़ रुपया जगाधरी, 289 करोड़ रुपया यमुनानगर, 247 करोड़ रुपया सढौरा, 241 करोड़ रुपया रादौर, यानी सब विधानसभा में लगभग 250-250 करोड़ रुपया लगा है, 1083 करोड़ रुपया। और उसके नाते से आज भी 9 जो शिलान्यास और उद्घाटन प्रोजेक्ट्स हैं उनका किया है, लगभग 350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स ये आज किए गए। तो इसलिए कोई भी काम हम इसमें पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल ये हमारा पूरा बिछा है। सड़कों के जाल में 17 नेशनल हाईवे मंजूर हुए हैं, जिसके अंदर 6 पूरे हो चुके हैं, 11 पर काम चल रहा है। और उन नेशनल हाईवेज में जैसा हमारा ये यमुनानगर से लेकर के और पेहवा तक, रादौर, लाडवा, कुरुक्षेत्र, पेहवा और आगे पटियाला तक,
ये नेशनल हाईवे मंजूर हो चुका है, 4 लेन का ये नेशनल हाईवे, ये अब कुछ तो बन चुका, कुछ बनना शुरू हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का बाईपास भी इसमें शामिल है। तो इस नाते से ये हमारा, इसी प्रकार एक रेलवे का प्रोजेक्ट करनाल से यमुनानगर, ये भी मंजूर हो चुका है, इसका भी सर्वे हो रहा है। करनाल से और यमुनानगर तक की रेलवे लाइन ये हमारी बनेगी, इस पर भी हम लोग और बहुत जल्दी इसका लाभ हम ले सकेंगे। बड़े बड़े कामों में अगर मैं कहूं तो दिल्ली के इर्द गिर्द केएमपी का एक प्रोजेक्ट 135 किलोमीटर का, और वो 135 किलोमीटर के कारण से जो लोग पहले दिल्ली से अंदर होकर के और तब पश्चिम भारत में जाते थे, दक्षिण भारत में जाते थे, अब उनको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली से बाहर बार केएमपी का कुंडली मानेसर पलवल रोड बना है, ये भी एक लाइफ लाइन बनी है हरियाणा की। वहां औद्योगिक इकाइयां भी बहुत ज्यादा बन रही हैं। जहां तक उद्योग के विस्तार की बात है, क्योंकि जहां डिमांड होती है वहीं उद्योग होता है। अभी तक ये सारा उद्योग गुड़गांव केंद्रित था, गुरुग्राम केंद्रित उस इलाके में, चाहे रेवाड़ी जिला है, चाहे झज्जर है, चाहे गुड़गांव है, रोहतक है, सोनीपत है, उसके इर्द गिर्द था, दिल्ली के इर्द गिर्द। लेकिन मित्रों अब चंडीगढ़ के इर्द गिर्द इस उद्योग की हमने योजना बनाई है कि उस चंडीगढ़ के इर्द गिर्द हमारे जो जिले हैं, जिसमें पंचकुला है, यमुनानगर है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, अब इन जिलों के अंदर उतना ही उद्योग जितना गुड़गांव में है, उतना उद्योग अभी इन जिलों में लेके आने वाले हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा विस्तार इस काम यहां कर रहे हैं। रेलवे लाइंस पर जो आरओबीज आरयूबीज है, ये भी भरपूर मात्रा में बनाए जा रहे हैं। बल्कि रेलवे डिपार्टमेंट ने तो ये कहा है, आप सूची दे दिए, कहीं भी फाटक है सब फाटक खत्म करके या तो अंडरब्रिज बनाएंगे या ओवरब्रिज बनाएंगे। इस नाते से पिछले 7 साल में 58 रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज हरियाणा में हमने बनाए हैं, जबकि उससे पहले 48 साल में वो इतने 58 से बल्कि 45 ही रह गए थे। अब 45 और अब 58 7 साल में उससे भी ज्यादा अब बन रहे हैं। अभी भी जो बकाया बचे हुए हैं, सबसे पहले शहरों के अंदर जहाँ भीड़ भड़का ज्यादा, ट्रैफिक ज्यादा है, वो सारे बनाए जाएंगे। और बाद में जो छोटी लाइनें हैं और जहां एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करते हैं, बड़ा ओवरब्रिज न भी बने तो अंडर ब्रिज सबके बना करके, ताकि किसानों को भी उसका लाभ हो, कहीं भी कोई उसको दिक्कत ना आए। मित्रों, रेल और सड़क का ये प्रोजेक्ट तो सारे बन ही रहे हैं। एक प्रोजेक्ट हमने सरस्वती नदी का लिया है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पौराणिक हमारी नदी, जहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति का जो उद्गम हुआ, ऋषि मुनि यहां तपस्या करते थे, और उस सरस्वती नदी के लुप्त होने के बाद आज आस्था तो वैसी है, लेकिन उसके मार्ग में पानी अब समाप्त हुआ है। हम वहां जितने भी स्थान पहले से हैं नदी के बचे हुए और जो स्थान कब्जे में आ गए, उनको भी वहां से लोगों से अपील करेंगे कि नदी का रास्ता दोबारा बनाएंगे। और हजारों करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है, जिसमें 2 डैम बनने वाले हैं। एक आदि बद्री में बनेगा, एक उसके आगे बनेगा। 2 डैम बनेंगे और एक प्रकार से उस मार्ग में पानी का बहाव, ये अविरल पानी की धारा सरस्वती नदी में बहेगी, ऐसा हमारा एक संकल्प है। इसी प्रकार लोहगढ़ में बंदा सिंह बहादुर जी का एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने की बात की योजना हमने बनाई है। उसके लिए भी जमीन हमने ले ली है वहां। इस वर्ष से वहां उसके काम ये शुरू हो जाएंगे। जहां तक चिकित्सा व्यवस्था की बात है, चिकित्सा व्यवस्था में हर जिला केंद्र पर हमने 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए, ये योजना बन चुकी है। यहां भी या तो बन गया होगा, नहीं तो वो भी बनने वाला होगा। 200 बेड का हॉस्पिटल हो चुका है, 200 बेड का हॉस्पिटल यहां बन चुका है। लेकिन जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात थी, अब हमने मेडिकल कॉलेज के भी यमुनानगर की घोषणा कर दी है। उसका नाम भी बाबा गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वो मेडिकल कॉलेज बनेगा। लगभग 400 करोड़ रुपए का उसका खर्च आएगा और ये भी विषय ये कंप्लीट होगा, ये भी हम लोगों ने तय किया है। भाइयों बहनों, जैसा बताया गया कि गरीबों का ध्यान रखने वाली ये सरकार, क्योंकि योजनाएं सरकारी योजनाएं, चाहे वो शहर, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, प्रदेश सरकार की हो, बहुत योजनाएं होती हैं। लेकिन अभी तक उन योजनाओं का लाभ जिनको मिलनी चाहिए वहां तक वो योजनाएं पहुंचती नहीं थी। कोई भी बीच में अपने तरीके से उस योजनाओं का लाभ ले लेता था, चाहे वो पात्र है चाहे नहीं है। हमने पात्र लोगों की सूची बनाई है, सर्वे कराया गया है कि ऐसी योजनाओं का लाभ सबसे पहले गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए, और एक सीमा रखी है कि साल का 1,80,000 रुपए की इनकम जिसकी है या महीने की 15,000 रुपए इनकम है, ऐसे लोगों को ये लाभ सबसे पहले मिलेंगे। और केवल योजना ही नहीं बनी है, हमने देना भी शुरू कर दिया है।
जिसको भी योजना का लाभ मिलना है ऑटोमेटिकल मिलेगा, उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 1,80,000 से नीचे जो परिवार हैं उनका पीला कार्ड यानी बीपीएल कार्ड ये अपने आप बनेगा, अप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। और अभी 2 जिलों में हमने प्रयोग किया, कुरुक्षेत्र जिला और सिरसा जिला। पिछले 3 महीने में 88,000 कार्ड वहां बने हैं, 88,000, लगभग 40-42,000 एक जिले में। अब आगे चल करके क्योंकि प्रयोग सफल हो गया है, अब ऐसे सब परिवारों के अगले 2-3 महीने के अंदर और ये कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रयोग के रूप में कुछ लोगों को हमने देना शुरू भी किया है। आज यहाँ ये जो राशन कार्ड वाले, नए राशन कार्ड वाले लोग जिनके अपने आप बने हैं, ऐसे पीले कार्ड वाले लोग हमने यहाँ भी 12-13 बुलाए हैं, जो पीले कार्ड वाले लोग हैं। पीला कार्ड, सिर्फ पीले कार्ड वाले, आगे आ जाओ, पीले कार्ड वाले आ जाओ, पीले कार्ड वाले आ जाओ, जल्दी पीले कार्ड, आगे आओ, आगे आओ, जल्दी आओ, यहाँ लाइन लगा जाओ, और आगे हो जाओ, अच्छा बहन जी ये बताओ तुमने कार्ड अप्लाई किया था? कब किया था? याद नहीं है, अपने आप बन के आ गया? हाँ, कोई याद नहीं है कभी बनवाया कि नहीं बनवाया, लेकिन इनको अब अपने आप कार्ड बनकर के इनके घर पहुंच गए हैं। ये केवल एक सैंपल के लिए 10 लोग बुलाए हैं यहाँ, लेकिन अब ऐसी संख्या आपकी 20,000, 25,000, 30,000 ये सब के कार्ड इस प्रकार के बनेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग। इसी प्रकार ओल्ड एज पेंशन है, ये ओल्ड एज पेंशन भी अब किसी को फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। जब भी कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाता है, 60 साल के व्यक्ति का अपने आप पेंशन बन करके और उसके घर पहुंचेगी, उसके बैंक अकाउंट में पहुंचेगी। आइए ओल्ड एज पेंशन वाले आगे हो जाओ, आगे और बढ़ जाओ, आगे हो जाओ, चलो और आगे बढ़ जाओ, क्यों बाबा, ये अपने आप पेंशन बन के आई नहीं आई? अपने आप आई? आपको कहीं जाना तो नहीं पड़ा? कहीं नहीं जाना पड़ा। हमने सबकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी है परिवार पहचान पत्र में, और जिस दिन 60 साल में 1 महीना रह जाता है, सरकारी अधिकारी उनके यहाँ चला जाता है, एक साइन करा के ले आता है, और अगले महीने से इनको अपने आप पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और इसी प्रकार एक काम हमने, जो गरीब परिवार हैं उनको रोजगार अपने आप कैसे मिले, अब उसके अंदर सबसे पहले जो सबसे निम्न लेवल के यानी जो आय के नाते से ऐसे लोग हैं, उनके घरों से एक व्यक्ति को बुला करके मैंने रोजगार मेले लगाए। क्या वो काम करना चाहता है, उसको लोन की जरूरत है तो बैंक से लोन दिलवाया, सरकार से उसको सब्सिडी चाहिए तो वो देंगे, उसको ट्रेनिंग करानी तो ट्रेनिंग कराएंगे, ताकि वो व्यक्ति 15-20 हजार रुपया महीना कमाना शुरू कर दे। उसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमने काम कराया है। तो इसलिए ये भी यहाँ 10-12 लोग बुलाए हैं। आइए बाबा, कितना लोन मिला है? सुनो, कितना? 1,30,000। बहुत अच्छा। आपको कितना मिला? 1,30,000। 1 लाख रुपया। 1 लाख। तुम्हारे कितने पैसे मिले? 1 लाख। तुम्हारे? हाँ, तुम्हारे बहुत बढ़िया। तो ये योजनाएं अलग अलग 58 योजनाएं हमने वहां लोगों को बताई, लेकिन ज्यादा योजनाओं में जो लोग आए हैं उन्होंने कहा जी हम तो अपने घर में दुधारू पशु बांधेंगे, गाय भैंस 2-3, जिसने कहा उसको उतना पैसा बैंक से हमने दिलवा दिया ताकि इनको पैसा मिले और ये अपने व्यवसाय को शुरू कर सके। लगभग प्रदेश में 40,000 लोगों को ये सहायता मिल चुकी है। हमारा टारगेट 1 लाख लोगों का भी है, ताकि ये बैंकों से, सरकार से जो लाभ लेना ले सके। इनको अब जगह जगह घूमना नहीं पड़ेगा। ब्लॉक वाइज हमने मेले 570 मेले लगाए हैं, और अगले महीने से ये मेले और दोबारा से भी लगेंगे, ताकि कोई भी परिवार 1 लाख से नीचे अगर आमदन का है, काम कर सकता है, तो कम से कम 2 लाख रुपया साल पर वो पहुंच जाए। ये हम योजना इसकी बना रहे हैं। भाइयों बहनों, सरकार के नाते आगे बढ़कर के लोगों की सेवा करना, ये हमारा एक लक्ष्य है। पहले लोग घूमते थे, दफ्तरों के चक्कर काटते थे कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए।
अब हमने कहा कि नहीं, हमारे पास डाटा होना चाहिए, आपके पास क्या नहीं है। अगर आप गरीब हैं, एक लेवल से ऊपर नहीं हैं, तो सरकार आपके पास आएगी, आपके घर में आके सेवा देगी, इसलिए सरकार आपके घर तक पहुंचेगी, लाभ आपके घर तक पहुंचेगा। ये योजना आज तक किसी ने नहीं बनाई है। तो मित्रों, ये सारे काम करने का हमारा एक ही मकसद है कि हम लोग जनता के प्रति एक हमारे मन में एक संवेदनशीलता है, एक मन में प्रेम है कि कोई गरीब परिवार रह गया, किसी कारण से रह गया, आज अगर उसको हमने ऊपर नहीं उठाया तो फिर आगे चल करके गलत रास्ते पर पहुंचेगा। इसलिए इन कामों को हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा के नाते हम शिक्षा के लिए बहुत प्रबंध कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने सब बताया है। लड़कियों के लिए कॉलेज 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज जरूर होगा, और हमने हरियाणा में लगभग सब कॉलेज जितने नए बनाने थे सब हो गए हैं। इसके बाद उन शिक्षा वाले विद्यार्थियों को, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनको हुनर सिखाएंगे ताकि वो अपने काम करने लायक भी वो सब बन सकें। इसी प्रकार हमने नई नौकरियों के लिए भी कॉमन टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये हमने ये किया है ताकि लोगों को साल में एक बार फार्म भर के एग्जाम देना है, रोज रोज नहीं जाना। जो योग्य होगा उसको नौकरी मिलती चली जाएगी, चाहे ग्रुप सी की हो चाहे डी हो। रोज रोज चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और 3 साल में फीस भी एक बार देनी पड़ेगी, चाहे उसकी फीस 250 है, 500 है, 1000 है, जितनी भी देनी है वो अलग अलग आय के हिसाब से देनी पड़ेगी, लेकिन उसको भी एक बार ये काम जो है सारा करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम लोग जन सेवा में लगे हैं, और जन सेवा करते हुए एक बात का ध्यान और भी हम रख रहे हैं कि इस काम में करते हुए कोई गलत काम ना कर बैठे। भ्रष्टाचार को कैसे रोकना है, ये हमारी प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कोई नेता होगा, चाहे कोई अधिकारी होगा, कर्मचारी होगा, या जनता में जो लोग ऐसे हैं गलत काम करके अपना फायदा उठाते हैं, उन सबको भी रोकना होगा। तो भ्रष्टाचार जैसी बीमारी, यानी कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहने लग गए, जगह जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इससे पहले बहुत था, लेकिन उनकी आदतें क्या थी, भ्रष्टाचारी के साथ मिल जाना, ना कुछ करना, उनको पकड़ना, ना खुद कुछ करना। चोर चोर मौसेरे भाई ऐसे होते थे, समझौता करते थे, किसी को पकड़ते नहीं थे। हम अपनी सरकार में ऐसे जो लोग मिलते हैं अपने आप पकड़ते हैं उनको, हमें कोई पकड़वाता नहीं है, हम अपने आप पकड़ करके और उनको सलाखों के पीछे ले जाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार खत्म करने का हमारा संकल्प, इसको सब ध्यान से सुने कि भ्रष्टाचार कोई नहीं करेगा। अगर भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया तो एक तरफ भ्रष्टाचारी और दूसरी तरफ ये मनोहर लाल खड़ा है, ये भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, ये हमने कहा है। तो हम लोग भ्रष्टाचार कभी किसी को नहीं करने देंगे। किसी की कठिनाई तकलीफ है वो हमको बताएगा, उसकी कठिनाई और तकलीफ हमेशा हम दूर करेंगे। भाइयों बहनों, कहने को तो बहुत है मेरे पास, लेकिन सब कुछ सब जगह एक साथ नहीं सुनाया जा सकता। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, जिंदाबाद, ईएम सीएम जिंदाबाद, सुन ली मैंने। आपके इस नारे के लिए धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि हमने काम तो इतने किए हैं कि एक समय में शायद सुनाने बताने मुश्किल होंगे, लेकिन इस इलाके के विकास के कामों में लगातार जब भी जो बात हमारे सामने आई है उसको हमने पूरा किया है। अभी भी सभी 4 विधानसभाओं में जो लोगों ने हमारे पास मांग भेजी थी, मांग तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनमें भी हम सरकारी विभागों से फिजिबिलिटी लेते हैं, कौन सी करने लायक अभी है, कौन सी नहीं है। तो इसलिए वो जितने भी हैं, अधिकांश जो डिमांड्स है वो हमने इसमें सहमति बताई है। और उस सहमति में अगर मैं मोटी मोटी बताता हूं तो उसके अंदर जैसे एजुकेशन में हमने नगर निगम का वार्ड नंबर 8 फरकपुर स्कूल का जो उन्होंने कहा कि इसको सीबीएसई बोर्ड, जैसा भी बताया, स्कूलों में हम लोग इन स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल ये बना रहे हैं। केवल सीबीएसई नहीं तो फरकपुर में अगर आप चाहें तो ये मॉडल संस्कृत स्कूल भी बनाएंगे, इसलिए इसको मॉडल संस्कृत स्कूल बनाया जाएगा। इस पर जो भी खर्चा आएगा उसको हम करेंगे। छोटे छोटे काम एजुकेशन के 7-8 हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। हेल्थ में जैसे सढौरा का 10 बेड का अस्पताल है, उस 10 बेड के अस्पताल को 50 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, ये आज मैं घोषणा करता हूं। इसी प्रकार अल्हार गांव में पीएचसी की बिल्डिंग, इसका निर्माण कराया जाएगा। ऐसे ही कलानौर में अस्पताल की नई बिल्डिंग का ये निर्माण ये कराया जाएगा। और सढौरा में, सढौरा का तो जो अस्पताल है उसी में वो बिल्डिंग भी अपने आप उसके अंदर आ जाएगी। ऐसे जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं
बहुत बड़ी संख्या इसमें बताई गई है। तो उसमें से कुल 41 सड़कें वो मंजूर की गई हैं। उन 41 सड़कों के अंदर ज़्यादातर सड़कें सढौरा और रदौर जगाधरी सभी विधानसभाओं की हैं। तो ऐसी 41 सड़कें 27 करोड़ रुपया इसके लिए सबके लिए मंजूर किया जाता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा है, पढ़ने लगूंगा तो इसी में समय लग जाएगा। इसमें जो एक बड़े बड़े काम हैं, 5 करोड़ का स्पेशल रिपेयर ऑफ रोड, जिस मंडी में हम बैठे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस मंडी की सड़कें ये भी मुरम्मत के लिए जरूरी है। इसके लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और वो मंजूर किया जाता है। इरिगेशन के नाते भी सब काम बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनको मैं पढ़ देता हूं जल्दी से। जमुना जी पर छठ पूजा घाट, हमीदा, पूर्वी बाड़ी माजरा, वेस्ट बाड़ी माजरा, वेस्ट चिट्टा मंदिर, ये सब पूजा घाट, छठ पूजा घाट ये बनाए जाएंगे। सिविल अस्पताल से लेकर नहर के पुल तक सड़क का निर्माण। फिर अलीपुरा में राक्षी चौतंग नदी पर पुल का निर्माण। बरसाण से बहादुरपुर सड़क पर आवर्धन नहर पर पुल का निर्माण। अल्हार जसराणा मार्ग से आवर्धन नहर पर नए और चौड़े पुल का निर्माण। पश्चिमी यमुना नहर पर हमीदा हेड पर नए और चौड़े पुल का निर्माण। बापोली से सढौरा के बीच राक्षी के तंग पुल की जगह नया चौड़ा पुल का निर्माण। शुक्रा नदी पर पुल का निर्माण। पथराड़ा नदी पर पुल का निर्माण। ममलीवाड़ा से कोटड़ा कान सिंह वाली जोड़ने वाली पुलिया का निर्माण। तो इस प्रकार से ये इरिगेशन के कुल मिलाकर 10 काम हैं। 58 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया जाता है। पब्लिक हेल्थ के भी जो छोटे बड़े काम हैं, इनके लिए भी 7 करोड़ रुपया और ये मंजूर किया जाता है। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी के मित्रों काम बहुत हैं और जितने इन्होंने लिख के दिए हैं पढ़ूंगा तो यहीं शाम हो जाएगी। मैं टोटल बता देता हूं कि इन टोटल जो काम हैं 114 काम पीडब्ल्यूडी के, जो अलग अलग विधानसभाओं के, यमुनानगर 13, जगाधरी 31, सढौरा 42, रादौर 28, ऐसे 114 काम छोटे बड़े सब मिलाकर के 129 करोड़ रुपया इस काम पर खर्च आएगा। ये सारे मंजूर किए जाते हैं। और इसमें अगर कोई उल्लेखनीय बड़ा का काम बताना हो कोई, तो उसमें यमुनानगर विधानसभा में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, इसके अंदर इसका नवीनीकरण किया जाएगा। लगभग 5 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। ऐसे यमुनानगर खजूरी जटराणा रोड अप टू गुमथला 37 करोड़ रुपया ये भी इसमें शामिल है। कंस्ट्रक्शन रोड कालाम सढौरा रोड शाबाद पम्मूवाला 5.5 करोड़ रुपया इसमें शामिल है। इसी प्रकार 3 करोड़ 13 लाख रुपया रदौर में रदौर से वाया बपोली, सढौरा, कुणगढ़, खेड़की, ब्राह्मणन, इसका 3 करोड़ 12 लाख रुपया इसमें शामिल है। ये सब 2-3 करोड़ से जो ऊपर जो काम है वो बता रहा हूँ। छछरौली कोट टू बरौली माजरा ये 4.5 करोड़ का काम शामिल है। जगाधरी, बिलासपुर, सलेमपुर, बांगड़ ये भी 3 करोड़ का काम इसमें शामिल है। लेदा खादर से कोतरखाना खान सिंह ये भी 2 करोड़ का काम इसमें शामिल है। इसी प्रकार दादूपुर खदरी रोड ये भी 3 करोड़ का काम इसमें शामिल है। इसके बाद जगाधरी शहर के लिए एक्सचेंज और एसडीओ ऑफिस, इसके भवन निर्माण के लिए 15 करोड़ ये भी मंजूर किया है। मित्रों जो कुछ नगर परिषद नगर निगम के काम छोटे छोटे बहुत काम हैं, ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के काम, इनकी भी संख्या लगभग 200 है। तो ऐसे ये 300-400 जो काम हैं, इनके लिए हमने ब्लॉक के अनुसार पैसे मंजूर कर दिए हैं। और उसमें भी पूरे जिले के जो शहरी इलाके का जो जिसमें हमारी 4 नगर निगम और 3 नगर पालिकाएं, 2 ही है नगर पालिकाएं, रादौर और सढौरा और यमुनानगर नगर परिषद, इनका सब मिलाकर 155 करोड़ रुपया ये उन अलग कामों के लिए अलग से आएगा। इसी प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें भी 7 ब्लॉक हैं। इन 7 ब्लॉक के लिए 171 करोड़ रुपया ये अलग से आएगा। उन सब कामों की लिस्ट बन गई है, उसमें 171 करोड़ रुपए में ये सारे काम कराए जाएंगे।
और आज जिन कामों का शिलान्यास उद्घाटन किया है, ये कुल मिलाकर 334 करोड़ रुपए का ये सारा काम भी आज, जिसके अंदर एक नहर जो है अपनी यहाँ की, उस नहर के ऊपर जो काम हो रहा है वो भी इसी के अंदर शामिल है। उस पर 288 करोड़ आएगा। ये HKB सर्कल जगाधरी, इस नहर की लाइनिंग, ये बड़ा काम है, लगभग 2500 करोड़, लेकिन आज उसका एक पोर्शन ये 288 करोड़ रुपए का इसका शिलान्यास किया गया है। तो आज के बारे में अगर मैं कुल बता देता हूं तो कुल सब मिलाकर ये 680 करोड़ के काम ये आज घोषणा की है, 334 करोड़ के काम इसका शिलान्यास उद्घाटन किया है। तो ऐसे 1014 करोड़ रुपए के कुल कामों की घोषणा ये आज मैं कर रहा हूं इस रैली में। और मैं समझता हूं आज तक जितनी रैलियां यहां हुई हैं, 114 करोड़ रुपए का काम इससे पहले कभी नहीं बताया, कभी नहीं किया। तो आज के इस अवसर पर इन सब कामों की घोषणाओं करते हुए, आपको ये समर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियों से करोड़ों रुपए की सौगात जिला यमुनानगर के देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी तहे दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे घनश्याम जी ने, कंवरपाल जी ने एक बड़ी मांग और रखी है, वो है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस इलाके में फॉरेस्ट बहुत होता है। अभी वो इंस्टीट्यूट हरियाणा में एक भी नहीं है, केवल देहरादून में है। लेकिन उनसे बात करके हरियाणा का अलग से फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बनाया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जमीन जो है वो हमारे इन बंधुओं ने देख रखी है। और इसी प्रकार खिजराबाद, जिसको हम प्रतापनगर कहते हैं, उनके जितने ऑफिस है और वहां जो लड़कियों का कॉलेज है, लड़कियों का है कि कोएड है, कोएड कॉलेज है, वो किसी स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा है। वो सब भी किशनपुरा में जो हमारी जो जमीन है, वहां खाली जमीन पड़ी है जो पावर डिपार्टमेंट की है, 14 एकड़ जमीन पर वहां लगा करके लगभग 18 करोड़ रुपए का खर्चा वो आएगा। तो कुल मिलाकर ये 58 करोड़ रुपया ये इसके अतिरिक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।